अक्षर समाचार ये जो डेली डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल है, ये 9 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में या चंद्रपुर सिटी में जितने भी क्रीड़ा और सोशल और बाकी की जितनी भी एक्टिविटी होती है, उसमें काफ़ी उनका योगदान रहा है और उन्होंने हर चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और अभी 1 साल के उपलक्ष्य में जो चंद्रपुर गौरव और चंद्रपुर रत्न पुरस्कार वो जो दे रहे हैं, मैं उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको हमारी महाविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर शहर में आने वाले कुछ समय में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी नगर सेवक अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य में अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रपुर शहर के रहमत नगर के कुछ हिस्से के विकास कार्य से वंचित रखने का कार्य यहाँ के नगर सेवक और महापौर द्वारा किया जा रहा है। रहमत नगर शाही कब्रिस्तान के बाजू वाली सड़क के हाल काफी खस्ता है। सड़क से सटे नाला होने की वजह से और सड़क खराब होने की वजह से दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष तनशील पठान इनके नेतृत्व में आज चंद्रपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त साहब को ज्ञापन सौंपा गया और इस समस्या का जल्द ही निर्वाहन करने की मांग की गई। अगर आने वाले समय में मनपा द्वारा इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी की ओर से रास्ता रोक जन आंदोलन करने की चेतावनी सपा के शहर अध्यक्ष तनशील पठान ने दी है। इस समय रहमत नगर के वार्डवासी मौजूद थे। प्रभाग क्रमांक 9 उबाटे लेआउट से है। इसके पहले भी हमारी जो समस्या है रोड की और नाले की, हम जिस एरिया उबाटे लेआउट में जाते हैं वहाँ पर एक जो मेन रास्ता है उसको लगकर 5 फुट का नाला है, ना वो रास्ता बना है ना नाला बना है और रास्ते को लग के कब्रिस्तान की दीवार है। अब रास्ते एक छोटा होने की वजह से हमको अड़चन होती है, अगर थोड़ी दिक्कत हो जाए तो हम लोग नाले में गिर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे। इसको लेके हमने कई मरतबा उस प्रभाग के वार्ड मेंबर राहुल पावड़े जी को भी निवेदन दिया, उसके बाद में महापौर को निवेदन दिया हमने कुछ दिन पहले, मगर हमारी समस्या पे कुछ भी काम नहीं किया गया, उसको सीधा साफ अनदेखा किया गया। तो आज इस बात को लेकर के हम आयुक्त साहब को भी निवेदन देने आए और आयुक्त साहब को एक चेतावनी दी है, अगर इस बार हमको अनदेखा किया गया तो हम लोग उस एरिया के मेन रास्ते पर बैठकर आंदोलन करेंगे और उस रास्ते को बंद करेंगे। उबाटे लेआउट से आए, हमारी तरफ नल नहीं, नाली नहीं, बोरिंग नहीं, रोड नहीं, नाले के बारे में आए दिन झगड़े होते नहीं रहे, तू मैं होती, वो अलग चिल्लाता वो अलग चिल्लाता। सिस्टर कॉलोनी के रोड बन रहे उधर, नाला बीच में आ गया तो नाले के इस पार रोड नहीं बन रहे। बरसात में पानी आता, हमको घर खाली करके जाना पड़ता, सांप बिच्छू हमारे घरों में निकलते, छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाना। आने वाले 9 फरवरी को पार्थशर समाचार, जो कि केवल चंद्रपुर नहीं पूर्वी विदर्भ में अपनी एक अलग पहचान पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है, उसको शुभकामना देता हूँ। गत साल मैंने ही इस पार्थशर समाचार के उद्घाटन किया था। 1 साल में ये केवल चंद्रपुर में न रहते हुए नागपुर में भी इसका विस्तार हुआ है। नागपुर में इस समाचार का कार्यालय भी बना हुआ है, जो हमारे चंद्रपुर वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये युग है और उसमें पल पल होने वाली खबरें पार्थशर समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं और मैं विशेष रूप से पार्थशर समाचार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने निष्पक्ष होकर जो सच्चाई है वो सच्चाई हर विषय की चंद्रपुर की जनता और विदर्भ की जनता के सामने ला। क्या विकास के नाम पर स्थापित की जा रही परियोजनाएं वास्तव में नागरिकों के लिए आवश्यक हैं और क्या सरकार ऐसी सक्षम संस्थाओं को स्थापित करने में सफल होगी? नागपुर में मेट्रो परियोजना जल्द ही विकास का स्मारक होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेट्रो रेल को करीब 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राजनेताओं और मेट्रो प्रशासन ने अब तक मेट्रो परियोजना के लिए नागपुर में स्थानीय व्यापारियों के लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और कई व्यापारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं।
रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मेट्रो रेलवे का पहला उद्घाटन संभव बनाने की पूरी कोशिश की। दिन रात काम कर प्रोजेक्ट फेज को पूरा किया, लेकिन सैकड़ों व्यापारियों सहित हजारों श्रमिकों को आर्थिक नुकसान हुआ है और स्थानीय व्यापारी मेट्रो भवन के सामने एक श्रृंखलाबद्ध हड़ताल पर जा रहे हैं और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रिच 1 पर सीताबर्दी से खपरी मेहान तक सभी स्टेशनों और मेट्रो लाइनों का बिचना L1 और FS कंपनी को दिया गया था। कंपनी के साथ 21 जुलाई 2016 को करीब 533 करोड़ रुपए की समझौता हुआ था। इसी कार्य के आधार पर 7 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मार्ग का उद्घाटन किया था। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि करीब 2000 करोड़ रुपए के काम बिना टेंडर के दे दिए गए। एक स्थानीय विक्रेता ने सवाल किया है कि मेट्रो के ऑडिट में इस मामले का जिक्र क्यों नहीं किया गया। ऑडिटर की जिम्मेदारी साबित करने के लिए व्यापारी LAG और ICAI में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारियों का यह भी मानना रहा कि यदि सभी स्थानीय व्यापारियों को IL&FS के पत्रों के अनुसार तत्काल भुगतान नहीं किया गया तो धोखाधड़ी दर्ज की जाएगी। NCP के नगर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठे, राकापा नेता और जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार, NCP के पूर्व पार्षद राजेश माटे, जय जवान जय किसान संगठन के समन्वयक विजय कुमार शिंदे, सचिव अरुण वांकर, रविंद्र इतकिलवार, मिलिंद महादेवकर आदि उपस्थित रहे। मागच्या बरेच दिवसापासून, कदाचित बरेच वर्षापासून जय जवान जय किसानचे अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत पवार साहेब, विजयजी शिंदे साहेब आणि त्यांची सगळी टीम ही नेहमीच कुठल्या ना कुठल्या विषयामध्ये, मेट्रोच्या विषयामध्ये आरोप झालेत. हे आरोप मी वर्तमानपत्रातून सुद्धा आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून सुद्धा मी पाहण्यात आले. परंतु आजचा जो गंभीर जो प्रकार दिसत आहे, ज्या पद्धतीनं हा 2000 कोटीचा उपहार झाला आहे असेल, आज जय जवान जय किसाननी हा आरोप केला, हा 2000 कोटीचा असेल किंवा 200 कोटीचा असेल, उपहार आहे, याची चौकशी व्हायलाच पाहिजे. ज्या निमित्ताने आता 1-2 मिनिटाच्या पूर्वी एक क्लिप सुद्धा तुम्हाला ऐकवण्यात आली, हाही एक गंभीर विषय आहे. एवढे मोठे व्यापारी, शहरातले व्यापारी आहेत, हे काही खोटे बोलणारे लोक नाही आहेत. यांच्याकडे सारे इन्व्हॉइसेस आहेत, ते मी बघितले. यांच्याकडनं बिल्स ते मी बघितले. त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस माध्यमातून सुद्धा आम्ही हा जो गंभीर जो प्रकार झालेला आहे, महामेट्रोने केलेला आहे, याच्यावर चौकशी व्हावी. याच्यासाठी आम्ही परिषदेमध्ये नागपूर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मी दिनेश्वर पेठे इथे आलेलो आहे. याची तक्रार माननीय आमचे फायनान्स मिनिस्टर अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री यांना करणार आहे. मला काही ज्या व्यापाऱ्यांनी जे हे दिलेलं आहे निवेदन, हे निवेदन सुद्धा मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. आणि मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की हा जो आरोप झालेला आहे, ह्या आरोपाची चौकशी करण्यात यावी. मी असं निवेदन आपल्या सगळ्यांना करतो. धन्यवाद. महामेट्रोशी आपला जय जवान जय किसानच्याच माध्यमातून आणि आपल्या सोशल मीडियामधनं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधनं, वर्तमानपत्रामधनं मला माहीत झालं. त्याची चौकशी त्यांनी केली की नाही केली, परंतु हे आरोप वर्तमानपत्रात आले म्हणून मला माहिती आहे. आणि त्याच्यानंतर आता आम्ही याच्या मागे लागून हा मोठा प्रकार 2000 कोटीचा जर असेल तर याच्यात आम्ही चौकशी करायला बाध्य करू. साखळी उपोषण किती दिवस करणार? साखळी उपोषण करणारे ज्या लोकांवर अन्याय झाला आहे, तो त्यांचा अन्याय जोपर्यंत दूर होत नाही तोपर्यंत त्यांचं साखळी उपोषण. आणि आताच जय जवानचे अध्यक्ष म्हणाले की आता त्या साखळी उपोषणामधून निष्पन्न काही होत नाही तर आमरण उपोषणावर सुद्धा जाणार आहे. काम आहे आणि 9 ते 10,000 करोड रुपयाचं पुणे मेट्रोचं काम चालू आहे आणि ते एका संस्थेकडे आहे, नागपूर जे कंपनी आहे त्याच्याकडे. आम्ही जेव्हा म्हणतो की 2000 करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला, त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं उदाहरण आता आपल्या समोर आलेलं आहे की IL&FS नावाची जी कंपनी होती, ज्यांचा 533 करोड रुपयाचा कॉन्ट्रॅक्ट होता, तो मधातून बंद करण्यात आला. त्यांनी साधारणतः 200-300 करोड रुपयाचं काम केलं असेल आणि उर्वरित कॉन्ट्रॅक्ट बंद झाला. आता एका गव्हर्नमेंट कंपनीचं काम असं होतं की जेव्हा एखादा कॉन्ट्रॅक्ट बंद होतो आणि दुसऱ्याला जर कॉन्ट्रॅक्ट तो द्यायचा असेल, उर्वरित काम करायचं असेल, तर त्याचं टेंडर प्रोसेस व्हायला पाहिजे. जर ती टेंडर प्रोसेस झाली नाही
आणि कोणाला तरी बोलवून काम दिलं असेल तर तो भ्रष्टाचाराचा भाग आहे. आणि अशा प्रकारचं नॉन टेंडर वर्क हे मेट्रोमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. आमच्या अंदाजाप्रमाणे याच्या आधी सुद्धा आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन हा फिगर हे केलेला आहे की व्हेरिएशनच्या नावाने जो भ्रष्टाचार झालेला आहे, जो नॉन टेंडरिंगच्या बाबतीत भ्रष्टाचार झालेला आहे, तो जवळपास 2000 करोड रुपयाचा आहे. म्हणजे कोणालाही टेंडर प्रक्रियेमधून काम न देता डायरेक्ट वेंडरशी कॉन्टॅक्ट करून काम देण्यात आलेलं आहे. आणि ते जर एक प्रायव्हेट काम असतं बीजेपीच्या घरचं तर ते मान्य झालं असतं. परंतु ही जी संस्था आहे ही केंद्र शासनाची आणि राज्य शासनाची संस्था आहे, संयुक्त संस्था आहे. याला शासकीय नियमांचं पालन करणं हे अतिशय जरुरी आहे. आणि म्हणून जे नॉन टेंडर वर्क आहे ते जवळपास 2000 करोड रुपयाचं आणि त्याचे हे साक्षीदार आहेत. याच लोकांनी नॉन टेंडरमध्ये अनेक कामं केलेले आहेत. जे ILFAचे वर्कर वेंडर होते त्यांचं जेव्हा काम बंद झालं तर त्याच्यानंतरचं काम काही वेंडरनी जे कंटिन्यू केलं ते बिना टेंडरनी केलेलं आहे. आणि आम्ही त्याबद्दलची तक्रार CBI कडे ऑलरेडी केलेली आहे. आजपासून 2 वर्षाच्या आधी 1 वर्षाच्या आधी ती तक्रार केलेली आहे. तो रेकॉर्ड सुद्धा आहे आणि त्याची अजून सुद्धा आम्ही रिक्वेस्ट करतोय की त्याची हे झाली पाहिजे, चौकशी झाली पाहिजे. पत्रकार परिषद घेतली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि जय जवान जय किसानने. आमच्या नागपूरच्या नागपूर महामेट्रो जे हे सगळे उद्योजक आहेत आणि 2019 पासून यांचं नागपूर महामेट्रोने पैसे थकवलेले आहेत. ILFS कंपनी आहे, त्या कंपनीच्या हे त्यांचे वेंडर आहे. पण ILFS कंपनीचे 110 करोड रुपयाची सिक्युरिटी डिपॉझिट आजही महामेट्रोकडे जमा असताना सुद्धा या आमच्या नागपूरच्या उद्योजकांना पैसे न देण्याचं कटकारस्थान महामेट्रोचे MD ब्रिजेश दीक्षित हे करत आहेत. आमची एकच मागणी आहे की आता तर ते बर्बाद झाले, आता त्यांना आत्महत्येपर्यंत पोहोचवू नये अशी आमची महामेट्रोला आणि या प्रशासनाला रिक्वेस्ट आहे की ताबडतोब त्यांचं जे काही पैसे आहेत ते पैसे द्यावे. तुम्ही ज्या पद्धतीनं जो तुम्ही घट रचलेला आहे किंवा या लोकांना आम्ही पेमेंट करणार नाही ते पेमेंट तुमच्या जवळ जमा असताना तुम्ही करायला पाहिजे अशी आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि जय जवान जय किसानची मागणी आहे. जर तुम्ही नाही केलं तर येणाऱ्या सोमवारपासून संघर्ष अटळ आहे आणि त्याच्यानंतर आमरण उपोषणाला बसणं चालू करणार. यांना मेट्रोमध्ये 37 करोड रुपये देणं आहे, 37-38 करोड रुपये आहे. आणि हे 2019 पासून सगळे लहान लहान उद्योजक आहेत. म्हणजे बँकेचं लोन, काही लोकांनी घरं विकले. आता हे पाणी देणारे लोक आहे हे सेवाभावी सुद्धा पाणी देतात. पण मेट्रोला इतकी पण म्हणजे लाज वाटत नाही किंवा अशा लोकांचं पेमेंट आपण कसं थांबवावं ज्या उद्योजकांना मेट्रो आली म्हणून असं वाटत होतं की आता आमचे उद्योग वाढतील. पण ह्या उद्योजकांचं म्हणजे मन खच्ची करून यांना तर डुबवण्याचं काम हे महामेट्रो करत आहे असं आम्ही डायरेक्ट थेट आलो. पार्थसर समाचार को 9 तारीख को जो 1 साल हो रहा है और पूरे विदर्भ में ये चैनल चल रहा है, ऐसी तरक्की करे और आगे बढ़े और इसी तरह से नो कंट्रोवर्सी, यानी ये समाचार कोई भी पक्ष का ना हो, किसी के फेवर में ना हो, सिर्फ हो तो अपने भारत देश का लोकतंत्र चलाने वाला और सही न्यूज़ दिखाने वाला, हमेशा की तरह नो कंट्रोवर्सी में चलने वाला समाचार हो. यही शुभकामनाएं देती हूँ. मी इंजिनियर दिलीप झाडे पार्थशर समाचारला शुभेच्छा देतो. 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी मागच्या वर्षी पार्थसर समाचारचे उद्घाटन झाले आणि मागच्या वर्षीपासून पार्थसर समाचार जनमानसामध्ये अतिशय लोकप्रिय झाली. आणि पार्थसर समाचारच्या ज्या न्यूज आहे हे रेग्युलर मी बघत असतो आणि त्या बघितल्यानंतर मला असं वाटते की ह्या न्यूज खरोखरच एक सत्य परिस्थितीवर आधारित आपल्या जनमानसामध्ये त्या दाखवत असतात. आणि अशा एका चांगल्या न्यूज चॅनलला मी एक अभिनंदन देतो की त्यांनी भविष्यात सुद्धा एक चांगलं सुंदर कार्य या माध्यमातून करावे अशा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार, मैं अजय सरकार, नगर सेवक, महानगर पालिका चंद्रपुर. पार्थसर समाचार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं शुभेच्छा देता हूँ.
AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कल गुरुवार दिनांक 3 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव प्रचार करने के बाद मेरठ से दिल्ली जाते समय शिजारसी टोल नाका पर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने 3 से 4 राउंड फायर कर उन पर जानलेवा हमला किया था। ईश्वर की कृपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सकुशल हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफिले पर हमला उत्तर प्रदेश गुंडा राज का नया उदाहरण है। हर रोड और चौराहे पर गाड़ी चौक हो रही है, पुलिस भी अलर्ट है और उस रूट पर कई दिन से देश के बड़े नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। इन सब के बाद भी एक सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चलाई जाती है। इससे अच्छी प्रदेश की कानून व्यवस्था आपने नहीं देखी होगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। घटना का निषेध करने के लिए चंद्रपुर जिला उपाध्यक्ष अमान अहमद साहब के नेतृत्व में चंद्रपुर जिला पर अधिकारी को निवेदन देकर और केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है कि हमले में शामिल अपराधियों और इसके मास्टरमाइंड को पकड़कर NSA के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और औरंगाबाद से AIMIM के खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। इस धरना प्रदर्शन में जिला कमेटी और शहर कमेटी और चंद्रपुर महिला विंग्स टीम और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। न चलेगी योगी तेरी सरकार, देख आ गए हैं अफसर। अब न चलेगी योगी तेरी सरकार, अब न चलेगी योगी तेरी सरकार। कानून विरोधी कायरों को चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर तर्फे मी डॉक्टर अशोक श्रीहरी जीवतोडे पार्थसर समाचार व्हिडिओ न्यूज आणि पोर्टल समाचार याला 1 वर्ष झाल्याबद्दल शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिलिंद कोतपलीवार, ये मेरा छोटा भाई सुहास कोतपलीवार। हम हमारा पेट्रोल पंप VM कोतपलीवार पेट्रोल पंप जनता कॉलेज चौक चंद्रपुर इनकी तरफ से पार्थसर समाचार को एक पहले वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देते हैं। पार्थसर समाचार ये राजेश भाई नायडू ने 1 साल पहले जो लॉन्च किया था, एक निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें किसी भी एक राजकीय दल का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताया। आगे भी पार्थसर समाचार काफ़ी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ये हम शुभकामना करते हैं। और हमारी तरफ से राजेश भाई नायडू और पार्थसर समाचार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बीजेपी ने घरेलू सामानों के इस्तेमाल और विदेशी सामानों से परहेज करने का ऐलान किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद लगता है कि मोदी सरकार इस घोषणा को भूल गई है। चीन के साथ आयात और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, इसलिए चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान एक खोखली अश्लीलता है। लोकसभा सांसद बालू धानोरकर के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री ने चीन के साथ व्यापार बढ़ा है। चीन से मुख्य आयात में विद्युत और दूरसंचार उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बड़ी परियोजना उपकरण, रसायन, फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं। इसी तरह चीन से भारत को होने वाला निर्यात भी काफी बढ़ रहा है। 2014-15 में 911.93 अरब से 2020-21 में 2121 तक 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अकार्बनिक रसायन, समुद्री उत्पाद, खनिज आदि शामिल हैं। इस जानकारी से साफ है कि मोदी सरकार की नीति विदेशी सामानों के इस्तेमाल की है। मोदी सरकार सत्तेवर येताच चीनमधून येणाऱ्या वस्तूची आयात वाढलेली आहे। जसे की 2014-15 मध्ये भाजपाची सत्ता जेव्हापासून या देशात आली तेव्हापासून आपण बघितलं 2014 मध्ये 61 अमेरिकन बिलियन डॉलरनी आयात वाढली। 2020 ते 2021 या कालखंडामध्ये
66 अमेरिकन बिलियन डॉलरनी वाढ झाली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने वीज, दूरसंचार उपकरणे, कम्प्युटर हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, मोठ्या प्रकल्पाचे सामान, रसायने, औषधी, खते इत्यादी वस्तू ह्या इतर त्या देशातून आयात केल्या जात आहे. यास कंपॅरिझन केलं तर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंग हे जेव्हा पंतप्रधान होते त्यांच्या कार्यकाळापेक्षाही 192% वाढ आयातीत झालेली आपल्याला आढळते. एकीकडे विविध उपाययोजना, विविध वल्गना हे भाजप सरकार करत आहे की आम्ही चीनसोबत आमचे संबंध नाही, चीनच्या वस्तू कुठल्या घ्यायच्या नाही. एकीकडे पाहतो आपण की चीन आपल्या बॉर्डर क्रॉस करून आपल्या देशामध्ये गाव निर्मितीपासून तर पुलापर्यंत काम करत असताना आपण पाहतो. आणि चीनवरती बंदी आणायचं सोडून चीनवरती हा भारत देश निर्भर करण्याचं काम